भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो ओम बोल के शुरू करते हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो ओम एक डिवाइन वॉइस है और ऐसा बोलने से अपने भीतर एक पीसफुल इन्वायरमेंट बनता है। दूसरा, हम अपने से ऊपर एक सुप्रीम पावर को मानते हैं। उसको जो नास्तिक लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं और तमाम तरह के सोशलिस्ट लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में कुछ यूनिवर्सल लॉज है और यूनिवर्सल लॉज को हमारे यहाँ संस्कृत में बोला जाता है रीति नियम। हम आस्तिक लोग उनको बोलते हैं भगवान का विधान। एक ईश्वरीय व्यवस्था है। कहीं ना कहीं मनुष्य की हदें पूरी हो जाती है और मनुष्य की यद्यपि अपार क्षमताएं हैं, शारीरिक क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताएं, वो क्षमताएं, वो सामर्थ्य जहाँ खत्म हो जाता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। हम ओम बोल करके ओम को, भगवान को केंद्र में रख करके जीते हैं, जिससे कि हमें अपने बल का, अपनी शक्ति का, अपने ऐश्वर्य का अहंकार ना हो। क्योंकि लाइफ में दो चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं, ईगो एंड इग्नोरेंस। फिर एक चीज आपको दिन भर में 5-7 बार जरूर करनी चाहिए, ऐसे आदत डालिए। जैसे आप अभी बैठे हैं तो अभी इसकी कोशिश कीजिए कि मेरा माथा सहज रहे, मेरी आंखें सहज रहे, मेरी आंखों की पुतलियां सहज रहे, मेरा चेहरा सहज रहे, मेरे फेफड़े, मेरा हृदय, मेरा पेट, मेरे हाथ पैर सहज रहे। फिर हम बोलते भी आपस में, यार बहुत स्ट्रेस है, अच्छा नहीं लग रहा है, बोलते भी अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसे खिंच जाता है। ऐसे रहने को कुछ लोग बोलते हैं स्माइल करो। अब हर समय थोड़ा स्माइल करेगा, ऑफिस में काम करेंगे कैसे स्माइल करेगा? मैं मान ली पोस्चर कर रहा हूँ तो सहज रहना एक बिल्कुल अलग बात होती है। स्माइल तो कभी कभी किया जाता है। अब किसी की माँ मर गई बोले स्माइल करो, किसी को घाटा हो गया बोले स्माइल करो, किसी का किसी से झगड़ा हो गया बोले स्माइल करो। ऐसे ही होता है। देखो ये आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल स्माइल ऐसी होती है जैसे एयर होस्टेस होती है। अब उसको बताया गया है कि जब तुम अपने केबिन में बैठे हो तो ठीक है, जब भी तुम जय यात्रियों के पास में आओगे तो वहां आपको अपने चेहरे को ऐसे बना के रखना है। उसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, आपको अपना होठ खींच के रखना, वो ऐसे उसको ऐसी स्माइल। आपको ऐसा एक अपना स्वभाव होता है कि जब ऐसे घर में, परिवार में हो, किसी से बात कर रहे हो तो आप ऐसे खुश रहिए जैसे हम रहते हैं। लेकिन जब जिस काम को कर रहे हैं तो उसमें पूरे खो करके करें। किसी भी काम को करें ना तो हाँ, भाषा में शब्द बोला जाता है दिल लगा करके करें। खुशी के मौके में खुश भी हो, जब कोई गमी का मौका हो तो आदमी को रोना भी चाहिए। जो आदमी कभी भी नहीं रोता वो आदमी बड़ा क्रूर हो जाता है, वो जड़ हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है उसको। तो आदमी को जब रोने का अवसर हो तो रो लेना चाहिए, हंसने का अवसर हो तो हंसना चाहिए। ये सब हमारे इमोशंस हैं। इमोशंस को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, इमोशंस को कभी दबाना भी नहीं चाहिए। गलत इमोशंस तो खैर बेकार होते हैं, उनकी तो कोई बात है नहीं। खैर तो कुछ अपने आदतें ऐसी बनानी चाहिए कि जिससे हम सुबह से शाम तक अपने माथे को, अपनी आँखों को, अपने चेहरे को, अपने शरीर को, अपने हाथ पैर को बीच बीच में रिलैक्स करते रहे। आपको अपने फील्ड में नंबर 1 बनना है तो आप बन सकते हो। और नंबर 1 बनना ये कोई, मैं इसको गलत बात नहीं मानता। कुछ लोग कहते हैं एम्बिशन से नहीं होने चाहिए, कंपटीशन से नहीं होनी चाहिए, आदमी को एकदम सहज
होकर के ग्रोथ करना चाहिए, मतलब ये सब बेकार की बातें। आलसियों की भाषा है, प्रमादी लोगों की भाषा है, हारे थके लोगों की भाषा है। जैसे पॉलिटिक्स में बोला जाता है ना, फूकी हुई कारतूस, ऐसे लोग, हाँ, बुझे हुई कारतूस, उनमें दम नहीं होता था, फिर ऐसी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें झाड़ते रहते। आदमी को पूरी ताकत के साथ बहुत संघर्ष करना चाहिए, बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। तो पहली बात, विकल्प रहित क्या बोले, संकल्प। दूसरा, उसके तीव्र पुरुषार्थ, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ अत्यंत पुरुषार्थ या तीव्र पुरुषार्थ या तीव्र तप या अनथक मेहनत। तो दोनों, विकल्प रहित संकल्प और तीव्र पुरुषार्थ, ये मेरे जीवन के प्रारंभ के 2 बिंदु थे, 2 सिद्धांत थे। और फिर आज मैं चेतना के जिस धरातल पर जी रहा हूँ, उसमें 2 चीजें और जुड़ गई मेरे साथ। ब्रह्म भाव, हमेशा भगवान को अपने साथ महसूस करना और सब में उस भगवत तत्व को अनुभव करना, और निष्काम सेवा भाव, काम पूरा करना लेकिन अपने आप को कर्ता नहीं मानना, अकर्ता होकर के करना। इसको कहते हैं निष्काम कर्म, अकाम होकर के, अचाह होकर के, आत्म काम, आप्त काम, बड़े शब्द है हमारे संस्कृत में। कहने का मतलब यह है कि बस आत्मा में जो परमात्मा ने प्रेरणा दी वो कर दिया, माने अकर्ता होकर के करते हैं। हम लोग कर रहे हैं और इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। आप सब लोगों को कुछ तो पता ही है, सब खबर आदि पढ़ते रहते हो। जैसे हमने योग वाला कार्य किया, उसको और बहुत बड़ा कर रहे हैं। आयुर्वेद वाला कार्य किया, उसको और योग वाले कार्य में हम ये कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में 1 लाख से ज़्यादा निःशुल्क योग की कक्षाएं लगातार चलती रहे। और मेरा सपना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा भारत देखना चाहता हूँ जहाँ मैक्सिमम लोग, हो सके तो 100%, नहीं तो 90-80% लोग तो कम से कम सुबह उठ करके योग करें, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक। ऐसा मैं भारत देखना चाहता हूँ। उसके लिए लगातार हम एक कार्य योजना के तहत काम कर रहे हैं और हम इसमें कामयाब हैं। आयुर्वेद के बारे में हम लोग क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल शुरू कर चुके हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं पर भी ये जो है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल वाली बात आयुर्वेद में नहीं हुई थी। तो अभी हमने आदमियों पर तो ट्रायल कर लिए थे, लेकिन ये चूहों और खरगोशों पर जो एनिमल ट्रायल होता है, पूरा इसके लिए एक पूरा इसका मैकेनिज्म होता है। तो हम आयुर्वेद में एनिमल ट्रायल आदि करके, जैसे मॉडर्न मेडिसिन को एक्सेप्टेबिलिटी है पूरी दुनिया में, ऐसे ही आयुर्वेद को आने वाले समय में पूरी दुनिया मानेगी। इस तरह का उसके हम साइंटिफिक रिसर्च का पूरा ग्राउंड तैयार कर चुके हैं। अगले साल से एनिमल ट्रायल हम शुरू कर देंगे ये आयुर्वेद। ऐसे ही हम वेदों के नाम बहुत सुनते रहते हैं। गुलाब कोठारी जी से हमारा बहुत प्रेम है। वो मेरे हमारे गुरुजी के पास उन्होंने जो है काफ़ी पुस्तकें भेजी, मेरे पास जो भी उनकी पुस्तकें भेजते रहते हैं। एक सारी जितना भी प्राचीन साहित्य, करीब करीब उसका वजन होगा 20-25 किलो किताब का वजन। इतनी मोटी किताब है, इतनी चौड़ी है, और उसमें सारे वेदों की सब पुरानी जो ऋषियों ने सब संहिताएं लिखी हो, वो भी मेरे पास भेजी। हम लोग वेदों की बातें तो करते हैं, लेकिन धरातल पर वेद का काम नहीं। हमने कहा हम बच्चों को पहली कक्षा से उसको अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे, और हमारा जो रेसिडेंशियल आचार्य कुलम है उसमें फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन सब भाषाएं पढ़ाएंगे। करीब करीब दुनिया की 20-25 भाषाएं पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ पर मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज के ऊपर खाली अंग्रेजी हम कह देते हैं। ऐसा ये सच नहीं है, ये दुनिया की बहुत बोली भाषा है। लेकिन बस ऐसा हुआ कि अंग्रेजों का 70 से ज़्यादा देशों में राज हुआ, और वहाँ पर उन्होंने जहाँ जहाँ डोमिनेट करते थे, कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोलते हैं। वैसे कॉमनवेल्थ कोई अंग्रेजों की बाप की संपत्ति नहीं है, सरता देश। आजकल तो कॉमनवेल्थ बोलना भी नहीं चाहिए। कॉमनवेल्थ एक जो है एक तरह से मीनिंगलेस वर्ड हो गया है आज की डेट में। फिर भी उन देशों में उन्होंने उस अंग्रेजों को थोड़ा बहुत ज़्यादा बोलबाला हुआ। फिर जो ताकतवर आदमी होता है उसकी हर बात की महिमा गाने लगते हैं लोग। खैर दूसरा विषय। लेकिन हम अपने बच्चों को पूरे देश भर में हमने तय किया कि हमारा बच्चा पहली कक्षा से, प्रथम कक्षा से संस्कृत भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा, और इसको
साइंस, मैथमेटिक्स और तमाम मॉडर्न सब्जेक्ट्स, टेक्नोलॉजी, स्किल सब कुछ सिखाएंगे इसको, लेकिन उसके साथ उसको वेद भी बढ़ाएंगे। ये कार्य हमारा चल रहा है और आने वाले समय में इसमें हम कम से कम पूरे देश भर में धीरे धीरे करके 5 से 10 हज़ार करोड़ रुपए इसमें इस चैरिटेबल काम में खर्च करेंगे। पतंजलि की जो भी इनकम होगी वो 99% इस कार्य में लगेगी, थोड़ा बहुत दूसरे कार्य में लगेगी। ये हमारा सिद्धांत है। ये मैंने आगे के कुछ आपको बातें रखी, इस सोच के साथ हम लोग काम करते हैं। एक बात अंतिम कह के फिर आप लोगों का कोई प्रश्न पूछना। बहुत से लोग सोचते हैं कि पतंजलि इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया, आप लोग भी समझते हो? तो पतंजलि इतना बड़ा ब्रांड ऐसा बना, जिस किसी को देखो इसी की जुबान पर लक्स, लाइफ बॉय, कॉलगेट, एप्सोडेंट, गजब, फेयर एंड लवली, कोई ना कोई ऐसे ब्रांड है तो हमारी जुबान पर आ गए। घड़ी का नाम लो तो हर एक विदेशी ब्रांड हमारे सामने आ जाता है, ऐसी गाड़ी का नाम लो तो विदेशी ब्रांड आ जाता है, पेन का नाम लो तो एक विदेशी ब्रांड आ जाता है। तो ये इतना बड़ा ब्रांड कर देते हैं। हमें हिंदुस्तानियों का कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं तो पूरी दुनिया में जिसको बोला जाए। ये बात हमने सोची थी करीब 10 साल पहले, फिर हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। आज से 5 साल पहले हमने शुरू किया था और आने वाले 5 वर्षों में आप शायद ऐसा देख पाएंगे कि दुनिया में जैसे दूसरे ब्रांड हैं, मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, ऐसे ही पतंजलि पूरी दुनिया के अंदर एक जाना पहचाना ब्रांड बन जाएगा। इस तरह की कार्य योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। और मकसद क्या है? मकसद एक ही, भारत और भारतीयता को सम्मान दे रहना और जो भी इनकम हो उसको चैरिटी में लगाना, अपना कुछ नहीं। जैसे एक बात की एक स्वाभिमान, दूसरी बात उसके पीछे सच्चाई और ईमानदारी, और तीसरी बात ट्रस्टीशिप की भावना। जब ऐसे लोग नहीं किसी को ब्रांड बना लेते हैं। आज हमारा प्रचार करने वाले लाखों लोग हैं जो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, उसको बोलते हैं माउथ मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया बड़े स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारा माउथ मीडिया उससे भी स्ट्रॉन्ग है। गाय का घी हमने 10 टन बनाना शुरू किया था हर रोज। हमारे सेंटर्स बहुत है तो उन्हीं पर खप जाता था 10 टन। फिर हमने कहा कि तुम ना इसको, पहले हम ऐसे घरेलू तरीके से बनाते थे, अभी भी तरीका वही है, उसको थोड़ा साइंटिफिक कर दिया है। जैसे माताएं घेरे में घी पकाती थी तो उसमें नीचे छाछ रह जाती थी, ऊपर से घी तैर जाता था, फिर उसको अलग करके फिर छाछ को अलग करके उसको पकाने का वही तरीका अभी तक हमने अडोप्ट किया हुआ है। खैर फिर हमने उसका 30 टन किया, फिर हमने 50 टन किया, फिर सीधा हमने 100 टन किया, फिर हमने 150 टन किया, और ये सब एक साल में हो गया। हम कैपेसिटी बढ़ाते जाए, हर 3 महीने में फिर वो कम पड़ जाए। इस समय क्योंकि हम सोच ही नहीं पाए थे, उससे पहले वो इतनी बढ़ गई कि आज हमारे 200 टन की डिमांड और हम 150 टन से ज्यादा अभी बना नहीं पा रहे। अगले 2 महीने में हमने प्लान किया है कि हम 200 टन रोज पतंजलि गाय का देसी घी बनाएंगे रोज। और आज की जानकारी के मैं बताता हूँ, हमारे गाय का घी जहाँ बनता है उसमें कोई छुट्टी नहीं होती, 30 डेज वर्क सकता है। क्यों? शॉर्टेज रहती है। ये तो एक ब्रांड के बारे में बताया। अब ये इतना बड़ा ब्रांड क्यों बना? हमने इतना हार्ड उसमें डिसीजन लिया हुआ है कि एक बूंद भी यदि किसी के बटर हम मंगाते हैं पूरा कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरल से, महाराष्ट्र से, साउथ इंडिया में, ऐसे तो सभी लोग बहुत अच्छे होते हैं, उत्तर भारतीय भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इधर मिलावट बहुत जोर है। तो हमने एक रिस्क फैक्टर तो ये हटा ही दिया कि उत्तर भारत से घी खरीदना ही नहीं, मतलब मक्खन नहीं खरीदना, घी तो हम बनाते हैं, बटर नहीं खरीदना। तो आप कोई ऐसा भी कह सकता है क्या बाबा जी उत्तर भारत में पैदा खुद हुए तो क्या उत्तर भारतीयों पर भरोसा नहीं करते? करते हैं, लेकिन हमें का रिस्क नहीं लेना इसमें। फिर इधर क्या भैंस ज्यादा रखते हैं लोग, गाय नहीं रखते। तो एक तो हमने इसमें कहा कि भाई कोई भी उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल हो या फैट हो, हम एक एक उसको चीज को चेक करते हैं। उसमें एक भी पेटी गलत, माने एक 15 किलो का भी एक पीस उसके अंदर गलत नहीं आ सकता, एक को चेक करते हैं। गलत जबरदस्त हमने इसके ऊपर कर रखा है। और हमने ये कह रखा कि चाहे कि कुछ भी हो जाए, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो ये इतना बड़ा ब्रांड एक बना, ये तो एक की बात की। ऐसे दूसरा आपको ब्रांड बताते हैं, ये तो हमारा महंगा वाला ब्रांड,
कोलगेट पेप्सोडेंट क्लोजअप लोग करते थे। हमारे दंत कांति, जब हमने पहली बार इसकी कैपेसिटी लगाई 70 टन डेली की, तब मेरे मित्र मुझसे कहते थे आपका ना दिमाग खराब हो गया, 70 टन ये खाएंगे लोग इसको, लोग कौन यूज करेगा? 70 टन टूथपेस्ट ये इतना सा यूज किया जाता है। मैंने कहा मुझे भी पता है इतना यूज करते हैं। अभी हम आने वाले 3-4 महीने में वो 70 टन अभी कैपेसिटी हमारी इस समय ऑलरेडी कम पड़ चुकी है। हम 150 से 200 टन का प्लान कर रहे हैं दंत कांति का डेली का। और आने वाले 5 वर्षों में हमारा इरादा है कि कोलगेट पेप्सोडेंट क्लोजअप शायद या तो हिंदुस्तान से गायब हो जाएंगे या वो बहुत थोड़े शेयर में सिमट जाएंगे। क्यों? उनकी जो हम क्वालिटी दे रहे हैं उससे उनकी क्वालिटी हल्की है। हमारा रेट था 35 रुपये, हमने 30 रुपये से शुरू किया था और उस समय भी उनके 50 रुपये थे। आज भी उनके जो अच्छी वाली उनकी जो क्वालिटी है टूथपेस्ट की 50 रुपये, 55-60 रुपये, और कुछ हिंदुस्तानी और भी ब्रांड है जो था आयुर्वेदिक करके बेचते हैं, उनके 70-80 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक। तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस एंड ट्रस्टीशिप के भाव से काम करना। इससे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, ऐसे तो कितने एग्जाम्पल हैं। हिंदुस्तान में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि लोग आंवले का जूस पिए। तो विदेशी कंपनियां थोड़ा बहुत बेचती थी यहाँ पर, एप्पल का जूस, ऑरेंज का जूस बनाना ये वो, लेकिन आंवले का जूस कड़वा लगता है पीने में, कौन पिएगा साहब? और हमारे यहाँ 500 टन आंवला रोज हम क्रश करते हैं, उसका जूस निकालते हैं। तो मैंने कोई चीजें नहीं करना, इसलिए साहस होना चाहिए। हमने मशीन लगाई तो 50 करोड़ की तो मशीन लगा दी हमने, तो आप दूसरा कह रहे पागल हो गए, रिस्क ले रहे हैं, ये नहीं बिका तो आदमी को रिस्क भी लेने पड़ते हैं, लेकिन आपके पास एक विजन होना चाहिए। तो हमने इस तरह से प्लानिंग की और जो है इसकी दिशा में आगे बढ़ा। खैर ये तो कुछ बात मैंने ऐसी बताई, बहुत ऐसी बातें। आपका कोई प्रश्न होता है? बाबा जी को प्रणाम। अपना नाम भी बता सकते हैं? मेरा नाम चंद्रशेखर साबू है और भारत स्वाभिमान के तत्वाधान में हमने योग शिविर भी लगाए हैं हमारे गांव में, काफ़ी अच्छे रहे। हमारे आटा चक्की बनाते हैं हम नावा सिटी में, और हमको सौभाग्य मिला है कि आपके वहाँ भी हाथ की चक्कियाँ, चहल वाले तुम ही हो, आपके वहाँ आटा चक्कियाँ भेजी है हमने हाथ की, आपके योग ग्राम में। मेरा प्रश्न ये है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ प्राणायाम को लेके। वहाँ भी मैंने कुछ प्रश्न किए थे कि प्राणायाम की क्या कोई क्रम संख्या है कि पहले कपालभाति करें फिर ये करें, सीक्वेंस है क्या कोई? इसके बारे में जरा प्रकाश डालिए। ठीक है, प्राणायाम का मेथड, सीक्वेंस, टाइमिंग और उसके बेनिफिट्स को लेकर के कई तरह के प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न तो अब खत्म हो चुके हैं कि प्राणायाम से क्या होता है। इसके ऊपर करीब 1,500 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं, इंटरनेशनल जो साइंटिफिक जर्नल्स हैं उसके अंदर। तो वो साइंटिफिक है एकदम से, उसमें तो कोई बात नहीं। हमने भी एक इतनी बड़ी पोथी निकाली, करीब पता नहीं 500 पेज से ज़्यादा की होगी, पतंजलि रिसर्च पब्लिकेशन के नाम पर, तो हमने काफ़ी उसके ऊपर जो रिसर्च पेपर पब्लिश किए। दूसरी बात कि ये जो बेनिफिट है कैसे होगा? जब उसका राइट मेथड होगा, राइट टाइमिंग होगा, राइट सीक्वेंस होगा, तब जाकर के